बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से 25 लाख की ठगी हुई। यूपी में बड़ा पद दिलवाने का लालच दिया गया। ठग ने कहा कि यूपी सरकार में हमारी पहुंच है, किसी आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवा देंगे। 5 लाख रुपए कैश 20 लाख अकाउंट में भेजे। तो ठगी का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस के पिता से ठगी का मामला सामने आया है। और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता के साथ 25 लाख का फ्रॉड हुआ है। जी हां, आरोपी ने कहा यूपी सरकार में हमारी लंबी पहुंच है, किसी आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवाने का झांसा दिया। जगदीश पाटनी आरोपी शिवेंद्र प्रताप सिंह को जानते हैं। आरोपी ने भरोसे में लेकर 25 लाख रुपए ली। 5 लाख रुपए कैश, 20 लाख अलग अलग खातों में ट्रांसफर। पैसे लेकर कहता रहा, अभी प्रक्रिया चल रही है। काफी वक्त बीतने के बाद जगदीश पाटनी ने शिकायत की है और जगदीश पाटनी बरेली सिविल लाइंस में परिवार के साथ रहते हैं। जगदीश पाटनी खुद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और उनके साथ ठगी का ये मामला सामने आया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता हैं, जगदीश पाटनी उनका नाम है। वो खुद भी एक पीपीएस ऑफिसर हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी से जुड़े और बीजेपी से जुड़ने के बाद उनको कुछ ऐसे लोग मिले जो सरकार में राज्य मंत्री या उपाध्यक्ष का पद दिलाने के लिए, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बराबर का पद होता है, वो पद दिलाने का झांसा दिया और 5 मौकों पर 5-5 लाख रुपए करके लगभग 25 लाख रुपए उनसे ठग लिए। लेकिन जब समय निकलता गया, काम नहीं हुआ, जब इन्होंने पैसे मांगे तो उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब बरेली की एक थाने में इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है और दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवाने का या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बनाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए की गुहारी की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन्होंने झांसा देकर पैसे की वसूली की है। शुक्रिया आपका विपिन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नंद नगरी में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। छेड़छाड़ के विरोध पर हत्या का आरोप सामने आया है। सलमान और अरबाज पर चाकू मारने का आरोप है। कहासुनी के बाद मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। किशन कुमार नाम के शख्स ने कॉल करके पुलिस को सूचना दी थी कि सलमान और अरबाज नाम के 2 भाई एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब किशन नाम के युवक ने इसका विरोध किया और लड़की को छेड़ने से रोका तो सलमान और अरबाज ने उसे धमकी दी। हालांकि उस समय दोनों आरोपी वहां से चले गए, लेकिन आधे घंटे बाद सलमान और अरबाज किशन के भतीजे राहुल से उलझ गए और धारदार हथियार से राहुल की गर्दन पर वार कर दिया। इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। 11:20 को फोन आया मेरे लड़के का कि पापा ऐसे ऐसे मेरे को चाकू मार दिया लड़कों ने। मैंने कहा बेटा कौन है, किसने मार दिया तेरे को? तो उन्होंने नाम बताया सिलमपुरिया के लड़के हैं और मेरे को ऐसे से घेर रखा पापा। तो फिर मैंने अपने छोटे लड़के को फोन करा, तो कहा बेटा देखिए भैया के पास जा। तो उसका फोन मेरे को लड़के ने बताया कि पापा भैया के चाकू मार दिया और भैया जो खून में लथपथ पड़े हुए। वहीं मृतक राहुल की पत्नी का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले ही उसकी राहुल से बात हुई थी। मेरे पास उनका फोन आता है, मैं उनको फोन करती हूँ कि क्या हुआ, कहाँ पर हो, आ जाओ घर पे। तो कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद फोन आता है कि मेरे सलीम सीलमपुरिया ने मेरे चाकू मार दिए हैं। कोलकाता में टीएमसी नेता सुशांत घोष पर 2 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि निशाना चूकने से सुशांत घोष की जान बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टीएमसी नेता सुशांत घोष कुछ लोगों के साथ करीब 9 बजे कस्बा राजडांगा इलाके में अपने घर के पास बैठे थे। इतने में स्कूटी पर 2 बदमाश आते हैं। दोनों ने हेलमेट पहन रखी है। एक बदमाश पिस्तौल निकालता है और तेजी से टीएमसी नेता की तरफ बढ़ता है और फिर फायरिंग कर देता है, लेकिन गोली का निशाना चूक गया और गोली बगल की दीवार से जा लगी, जिससे टीएमसी नेता की जान बच गई। फायरिंग के बाद बदमाश जब भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है। टीएमसी नेता और उसके साथी पीछा करने की कोशिश करते हैं और फिर फायरिंग करने वाले बदमाश को पकड़ लेते हैं। आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने बताया कि वो बिहार के वैशाली से आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरे हमलावर की तलाश की जा रही है। टीएमसी नेता सुशांत घोष का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं। वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
और झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक देर रात से ही झांसी में कैंप कर रहे हैं। 3 तरह की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। हालांकि परिजनों में काफी नाराजगी है। उनकी मांग ये है कि अब तक बच्चों के शव उन्हें नहीं सौंपे गए हैं। इस बीच अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। प्रधानमंत्री राहत कोष से झांसी में पीड़ित के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। यूपी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा डीआईजी और कमिश्नर को सौंपा है और इसकी रिपोर्ट अब बहुत जल्द आएगी। दिल दहलाने वाली घटना झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसमें नवजात बच्चों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों के लिए सरकार ने मदद का ऐलान किया है। यूपी सरकार मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद देगी। गंभीर रूप से घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। आपदा हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद हुआ, जिसके बाद NICU का शीशा तोड़कर 37 मासूम बच्चों को निकाला गया और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस दुर्घटना के बाद झांसी के डीएम ने हेल्पलाइन नंबर 9454417618 जारी किया। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने इस घटना की जांच का जिम्मा डीआईजी और कमिश्नर को दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। अगर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई होगी। यूपी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास करने में जुटा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए घटना में लापरवाही का आरोप लगाया है। और जिस कमरे में आग लगी वहां सब कुछ जलकर खाक हो गया। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। ये NICU डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज का, जहां पर नवजात बच्चे जो बीमार होते हैं उनको रखा जाता है। और शुक्रवार की रात लगभग 10:30 बजे थे कि अचानक इस NICU के अंदर अचानक आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है, जो कमरा था वो हाईली ऑक्सीनेटेड था कि महज 5 मिनट के अंदर जो रूम था NICU उसके अंदर आग फैल जाती है। अंदर 2 रूम थे NICU में, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ रूम था उसमें जो ज्यादा बीमार बच्चे थे उनको रखा जाता था, जबकि जो बाहर की तरफ रूम था उसमें कम बीमार बच्चों को रखा जाता था। ये वो रूम है जहां पर आग लगी और इस आग में जलकर 10 बच्चों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरा जो NICU है, तमाम जो यहां पर इक्विपमेंट्स, उपकरण, जो जीवन बचाने के उपकरण हैं वो लगे हुए थे, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इसी के अंदर 54 बच्चे मौजूद थे, उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से इनको निकाला गया। झांसी अग्निकांड के बाद एसएसपी सुधा सिंह ने अस्पताल का दौरा भी किया और TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैम, आप NICU दफ्तर के अंदर गई, पूरा आपने इंक्वायरी की है, क्या आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया अभी तक? नहीं, ये क्राइम सीन को रिविजिट किया गया है और उसमें जो भी तथ्य कल से हम लोग देख रहे हैं इसको, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में इसको इंक्लूड करेंगे। कुछ परिवारजनों का आरोप है कि उनके बच्चे अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं वो। नहीं, सभी परिवारजनों से हम लोग निरंतर वार्ता कर रहे हैं, मैं और डीएम साहब और सभी अधिकारीगण, और उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है। और ज़्यादातर परिवारों में परिवार के जो बच्चे हैं जो दुखद जिनकी मृत्यु हो गई है या जो इंजर्ड हैं, उनका सभी का मिलान किया भी जा चुका है। कुछ मामलों में अभी समस्या है जिसके लिए परिजन आएँ और अपनी समस्या बताएं, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। मेरा आखिरी सवाल है कि प्रशासन को रिपोर्ट सौंपनी थी, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें, कब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी? क्या रिपोर्ट में आया इनिशियल? ये शासन की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है, जो कमिश्नर सर कर रहे हैं इसको, और कमिश्नर सर उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट जो है कंसर्निंग अथॉरिटीज को सौंपी जाएगी। और SNCU में आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा। यहां रखा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एक्सपायर मिला। देखिए शुभम की रिपोर्ट। बच्चे कैसे बाहर आए, अब वो स्थिति देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आग की लपटें थी यहाँ पर, और इनसे अंदाज़ा लगा सकते इस तस्वीर से कि जितना यहाँ पर कार्बन जमा है उससे अनुमान लगता है कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। इन खिड़कियों को तोड़ा गया है और बच्चे बाकायदा 2 लोग अंदर गए हैं और उन्होंने बच्चों को फेंका है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो बचाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर, ये फायर सेफ्टी की चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिख रही है, मगर इनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब एक्सपायरी नज़र आती है। अब ये देखिए यहाँ पर, इस पर जो डेट लिखी हुई है 25
7/2019, 24/7/2020। अब आगे आज 2024 ख़त्म होने में है और अभी तक ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि जब इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो ये चले ही नहीं। और ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से खिड़कियाँ तोड़ी गई है, उन बच्चों को बाहर निकाला गया है। काफ़ी भयानक मंजर था और जो चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई देती है उससे तो स्पष्ट होता है कि कितनी लापरवाही बरती गई है। और इस हादसे में एक पिता ने अपना बच्चा खोया है। इस पिता ने कई बच्चों को बचाया भी, लेकिन खुद का बच्चा लापता है। संवाददाता पुनीत शर्मा ने इनसे बातचीत की है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आग कितने बजे लगी और किस तरीके से आपने लोगों को बचाया? सर वही 9-10 बजे आग लगी थी और मुझे बाहर भेजा गया था पर्ची लेने के लिए। मस्जिद से बाहर गया तो बाद में देखा आग लग गई थी। सब लोग गुहारी मारे थे, सब कोई लड़का ले भाग रहे थे, सब कोई बच्चे। मैं भी गया और भागते भागते जैसे गया तो आग लगी थी, दिखाई नहीं दे रहा था आंखों से। 4-5 बच्चे मैंने भी बचाया। डॉक्टर मना कर रहे थे, नर्स कि अंदर मत जाओ, कुछ हो जाए तो मुझे मर जाने दो, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा साहब। और आते से कोई बच्चा नहीं मिल रहा, ना कोई खबर है, ना कोई कुछ बता रहा है साहब। रात से हाथ भी जल, मैं बच्चा बचाने देखिए साहब, मेरा हाथ जल गया इधर, ये देखिए कैमरामैन विजय ममगे, मेरे हाथ खुद जले हुए साहब। मैंने बच्चा बचाया हूँ, मैंने खुद 4-5 बच्चे बचाए आग से, मेरे हाथ जल गए इधर। मेरा बच्चा ही नहीं मिल रहा अभी तक। रात से कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने दिन का बच्चा था, कब से भर्ती है? सब मेरा तो बच्चा तो 9 तारीख था, महोबाई की वहीं कबरई में पैदा हुआ था। मंगलवार को रात को इधर आए थे हम लोग। अच्छा जी साहब, अब कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहे। बस सब कोई आते तसल्ली दे जाते, बेटा मिल जाएगा, बस यही बोल जाते कि ठीक है बेटा मिल जाएगा, बस ऐसे ही तसल्ली दे के, झूठी दिलासा दे के चले जाते साहब। और सीधे चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां पर अमित शाह क्या कहना है ये सुनते हैं। जोर से ताली बजाओ सुरेश जी के लिए। और आज दुमका की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी को जोहार कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। झारखंड की इस पवित्र भूमि और बाबा वासुकी धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, देवी फूलो जानो, देवी मां की मुंडा, इस सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, इस संथाल की ये पवित्र भूमि, जिसके संघर्ष के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है, मैं आप सभी संथाल वासियों को याद कराने आया हूं, जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? किसकी सरकार थी? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे हेमंत जी उनकी गोदी में बैठ गए हैं, गोदी में बैठ गए। वो भूल गए कि यहां पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियां खाई थी और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इनकी गोदी में बैठे। भाइयों बहनों माताओं, झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वाजपेयी जी ने किया।
और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। सराय काले खान एक चौक का नाम है दिल्ली में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिमा लगाने से क्या होगा। हेमंत बाबू, मैं आज दुमका की इस भूमि पर हिसाब देने आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों के लिए क्या किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को 2021 में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, इसके साथ साथ मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है और वो कमेटी ये पूरे एक साल को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम एक कमेटी करेगी। और आप हमारा हिसाब पूछ रहे हो। मैं कहता हूं, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई धरती आबा के गांव में गया है भाई? क्या गया है कोई? नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो धरती आबा के गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का, प्रणाम करने का। हेमंत बाबू, आप हमें पूछते हो धरती आबा के लिए क्या किया? धरती आबा का स्वप्न था कि जल, जंगल और जमीन इसकी रक्षा की जाए। हमने इसके साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और सम विकास को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है। सिद्धो कान्हो की मूर्ति। तो झारखंड के दुमका से आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, संवाद किया। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। इस बार मैं जहां जहां गया, कार्यकर्ताओं की मेहनत मुझे दिखती थी। कार्यक्रम इतने भव्य हो रहे थे और इतना उत्साह, उमंग भरा हुआ था, इतना आत्मविश्वास भरा हुआ था कि मेरे लिए तो सचमुच में बहुत ही प्रेरक रहा है। साथियों, आप सभी भाजपा के मजबूत सिपाही हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप मोदी के सीधे सीधे प्रतिनिधि होते हैं। लोग आपसे अपनी आशाएं,
आकांक्षाएं साझा करके आश्वस्त होते हैं कि उनको लगता है कि आपको बता दिया मतलब मोदी को पहुंच गया। और मेरा भी तो प्रयास रहता है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी वास्तविकता मुझ तक पहुंचती रहे। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत जिम्मेदारी के भाव से हमारे विजन को घर घर पहुंचा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए भी एकजुट होने का समय आ गया है। मैं रसूल अल्लाह का आशिक हूं और मैं आया हूं उसी रसूल अल्लाह के आशिकों के दरमियान में और रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए यही फरियाद और अपील कर रहा हूं कि ये वक्त बटने का नहीं है, ये वक्त एक होने का है, मुनज़्ज़म होने का है, मुत्तहिद होने का है। एक मरकज पर आ जाओ, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। खुदा की कसम हमसे मुकाबला तो छोड़ो, कोई हम पे उंगली भी नहीं उठाएगा, बशर्त ये कि हम मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपने हीरो अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरा सवाल है, जब सबकी आवाज है तो मेरी आवाज क्यों नहीं? पहले बात महाराष्ट्र चुनावों की, इस पर नाना पटोले का बड़ा दावा सामने आया है। कांग्रेस 75 से 80 सीटें जीतेगी, ये नाना पटोले की तरफ से कहा जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा। नाना पटोले ने यह भी कहा मराठी OBC वोटर्स का कांग्रेस पर भरोसा है, महायुति का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये भी कहा गया नाना पटोले की तरफ से। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र में चुनाव अपने चरम पर है, इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है, तो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर, सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नाना पटोले जी हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिली और जो उम्मीद नहीं की जा रही थी उस तरह की बढ़त मिली। आप लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करने वाली है और उसी तरह का प्रदर्शन हुआ। अब विधानसभा चुनाव में आपका आकलन क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए? एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र में जो हरियाणा में बीजेपी ने खेल खेला था वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। जाट वर्सेस OBC किया था, वो यहाँ नहीं चल सका। यहाँ OBC वर्सेस मराठा करके देखा उनने, वो भी नहीं चला। तो मूल सब्जेक्ट है कि फिर उन्हें दूसरा सब्जेक्ट लाया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। उन्हीं के पार्टी के लीडर ने उनका विरोध किया कि ये लैंग्वेज महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ये मूल सब्जेक्ट है कि हमने शुरुआत में कहा था कि जितना अमित शाह घूमेंगे, उतना ही मोदी घूमेंगे, उतना योगी घूमेंगे, महाराष्ट्र में उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। और वही आज सीक्वेंस है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ये चुनाव जा रहा है। कांग्रेस 75 से 80 तक सीटें महाराष्ट्र में जीतेगी और महाविकास आघाड़ी करके हम 250 के ऊपर सीटें हमारी आएगी। ये जो एक लाइन है या ये जो एक बात है जो बार बार कही जा रही है कि एकजुट रहने की जरूरत है, और इसके विरोध में वो कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल जातियों में बांटने की राजनीति कर रही है। देखो, भाजपा तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है और वो झूठ बोलते बोलते ही इतने सत्ता में आए। किसानों से वादे किए, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के साथ इन लोगों ने वादे किए, गरीबों से वादे किए, महंगाई कम करेंगे, यहाँ तक क्या क्या वादे किए उनको ही पता है। हजारों झूठ उन लोगों ने बोल दिया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार 2014 से 19 तक की देखी गई। 2.5 साल में इनकी जो गुंडाराज इन लोगों ने लाया, जो जिस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार इन लोगों ने लाई, इसका भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा असर रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी की असलियत लोगों के सामने आई। और मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि भाजपा इस बार, और जो वोट भाजपा के फेवर में था वो भी वोट इस बार भाजपा को नहीं गिरेगा। और आप देखना रिजल्ट में कि भाजपा
एकदम समटी हुई पार्टी महाराष्ट्र में देखने मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि मराठा और ओबीसी में जो विभाजन करने की कोशिश की गई वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या मनोज जारंगे पाटिल क्योंकि अपने कैंडिडेट्स को समर्थन नहीं कर रहे हैं और वो पीछे हटे हैं, क्या उसकी वजह से आपको उम्मीद है कि आपको समर्थन मिलेगा पूरा? देखो, जो खेला था मराठा ओबीसी का वो बीजेपी ने खेला था। 2014 में ही यही फडणवीस ने और यही मोदी जी ने यहाँ आके बोला था कि हमारी सरकार दिल्ली में आने के बाद और राज्य में आने के बाद हम मराठा को आरक्षण देंगे। अब जो लोग जाति निहाय जनगणना तैयार करने को तैयार नहीं है, सेंसस करने को तैयार नहीं है, मोदी जी उसका विरोध कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से आरक्षण देंगे? जो आरक्षण है वो भी खत्म करना ये चाहते हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से ओबीसी और मराठा का जो फैक्शन हुआ है, जो आपस में इन लोगों ने लड़ाया है, तब लोगों को भी ध्यान में आ गया कि इसके पीछे जो करतूत है वो बीजेपी की है। लेकिन नाना जी, कांग्रेस पार्टी के पास मराठा नेतृत्व नहीं है उस तरह का जैसा कि पहले था। विलासराव देशमुख के बाद अशोक राव चव्हाण भी बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा लगता है कि जो मराठा नेतृत्व था उसकी एक कमी दिखाई देती है। क्या आपको लगता है उसकी वजह से किसी तरह का आपको नुकसान हो सकता है इस चुनाव में? किसने बोला आपने? अशोक चव्हाण तो खुद हार गया, उसके जिले में तो हमारा कैंडिडेट चुन के आया, पार्लियामेंट हमने जीती, आज भी पार्लियामेंट हम बाई इलेक्शन में जीतेंगे। हमारे पास नए लीडरशिप मराठा में बहुत अच्छी है और विलासराव का बेटा है, उधर हमारे बंटी पाटिल है, हमारे यहाँ विश्वजीत कदम है, कई हमारे यहाँ नई जनरेशन में मराठा लीडरशिप है। और इसलिए मराठा लोगों को भी हम कांग्रेस पे विश्वास है, ओबीसी को भी कांग्रेस पे विश्वास है। लगातार बीजेपी द्वारा और उनके साथ जो गठबंधन में तमाम दल हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लाडकी बहना योजना है वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। क्या वो मुश्किल खड़ी कर सकता है फिर कि लोगों के बीच वो पैसे पहुंच गए हैं? क्योंकि आप भले ही वादा कर रहे हो कि हम आएंगे तो हम 3,000 देंगे, ये 1,500 ही दे रहे हैं, लेकिन ये 1,500 तो खाते में आ गए हैं, ये तो मिल रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती और समस्या हो सकती है? ये ट्रम्प कार्ड के तौर पर क्या काम करेगा? ये लोग फील गुड में रहने दो बीजेपी वालों को, कोई टेंशन नहीं है हमारे को। ग्रास रूट ग्राउंड पे हमारी रियलिटी हमें पता है। इन लोगों ने 1,500 रुपये दिया और उसी 2 महीने में महंगाई बढ़ा दी। खाने के तेल से लेके किराना सामान से लेके सब चीज़ों की महंगाई बढ़ा दी। इनसे पैसे उल्टे छीन लिए, इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ा दिए। इससे लोगों में गुस्सा है कि एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से हमसे ज़्यादा पैसे ले लिया। राहुल गांधी अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो यही मुद्दा लोगों के बीच क्या अभी भी उसी तरह की पकड़ रखता है विधानसभा चुनाव में भी जो लोकसभा चुनाव में था? राहुल जी संविधान की बात भी उठा रहे और किसान की भी बात उठा रहे और बेरोजगार की भी बात उठा रहे और गरीबों की बात उठा रहे। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस खत्म कर रही है, ये बात छुपी नहीं है। महाराष्ट्र में आपको याद दिलाता हूँ, आपको दिल्ली में खबर नहीं होगी, गए 3 साल से लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए जी। महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, नगर पालिका के नहीं हुए, जिला परिषद पंचायत समिति के नहीं हुए। हमारे संविधान तो कहता है कि 5 साल में चुनाव लेना चाहिए। तो क्या यह संविधान को खत्म करने की व्यवस्था नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था नहीं है? राहुल जी जो बात बोल रहे हैं वो जनता की बात बोल रहे हैं, वो जनता का आवाज है, वो जनता की तकलीफ है। मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आपका आकलन क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? जितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं उसमें से? मैं कहा था कि आपको 75 से 80 तक सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा? वो लड़ाई नहीं है ना हमारी लड़ाई जो थी शरद पवार जी, मैं और उद्धव जी की, हमने लड़ाई को डिसाइड किया है कि जो महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र को जो एटीएम बना के रखा है और महाराष्ट्र को बचाना हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए हमने तीनों ने ये डिसाइड कर लिया कि पहले महाराष्ट्र को बचाएं। रही सत्ता की बात तो हाईकमांड बैठ के हमारे डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे सबको एक्सेप्ट रहेगा। लोगों के क्या मन में ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन हो, और अगर मुख्यमंत्री हो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा? देखो,
एकदम क्लियरिटी मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन आप कंफ्यूजन करवा रहे हो। महायुति में क्या चल रहा है आपको पता है? उनका मैनिफेस्टो सबका अलग अलग है, उनका गारंटी सबका तीनों का अलग अलग है, एक साथ नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है। बीजेपी और वो अगर सरकार बनाने का समय आया तो पहले उनकी में यूनिटी नहीं है तो सरकार कहाँ से बनाएंगे वो लोग? तो वो भी तो कंफ्यूजन महाराष्ट्र की जनता में है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं फडणवीस, वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो रहा है और इस तरह के फतवे जारी किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप महाविकास आघाड़ी को वोट करिए, महायुति को वोट मत करिए। तो आरएसएस वाले भी तो फतवे निकालते हैं, उनको क्यों नहीं बोलते आप लोग? अगर मुस्लिम धर्मगुरु अगर निकालते हैं तो तकलीफ है, और आरएसएस वाले निकालते हैं तो वो लोग घूमते हैं तो आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया ऐसा आप लोग बताते, तो ये क्या हो गया? लेकिन ये जो जिहाद की बात होती है, जो लोकतंत्र को मानते नहीं उसको वो लोग बोलते हैं वोट जिहाद। मुझे वोट किसको करना है, या हमारे डॉक्टर वजाद मिर्जा को किसको वोट करना है, या उनके मिसेस को किसको वोट करना है, वो उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो किसी को वोट करना है तो उसको तुम कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी करे वो धर्म की बात हो गई, और लोग वोट करे वो अधर्म की बात होती है। इनको पूछिए बीजेपी वालों को सवाल ये कि आप लोग दाऊद के साथी को कैसा टिकट दिया? तुमने कहा था, हमने नहीं कहा था कि नवाब मलिक ये सवाल तो पूछा गया है उनसे, ये सवाल पूछा गया है उनसे बार बार, और इनको पूछना चाहिए। बीजेपी उस पर सफाई ये देती है कि हमारा तो कैंडिडेट नहीं है, हमने तो दिया नहीं टिकट, और हम प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, और हम क्लीन चिट भी नहीं दे रहे, जो होगा वो एजेंसी से मिलेगा क्लीन चिट। तो वो तो अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी का मामला। ना 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 नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी आ रहे महाराष्ट्र में, अमित शाह आ रहे और योगी आ रहे, तो महायुति को वोट मांग रहे ना, नवाब मलिक को छोड़ के नहीं मांग रहे ये लोग। चिदबी और मेरी और पटबी में मेरी ऐसे नहीं हो सकता ना। तो नवाब मलिक और अजीत पवार के बारे में, नवाब मलिक और अजीत पवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचारी हैं? मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर ये कर दिया ना, 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, भोपाल से बोला था ना। हाँ जी बिल्कुल बोला। नवाब मलिक को और देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग वाले बयान वो दे चुके हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? हाँ पीसिंग हाँ, हमें क्या सोचने का है? जो लोगों ने जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया वो इनके कैंडिडेट है ना। आपके नतीजे आएंगे तब आपसे फिर दोबारा बात होगी, तब बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा या नहीं, और क्या उपलब्धि आपने हासिल की विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करने के लिए नाना पटोले जी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बात की TV9 भारतवर्ष से। और अब आपको जम्मू कश्मीर के बदलाव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां डोडा के बदरवा में हजारों की तादाद में सेना में भर्ती होने के लिए युवा पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 12,000 युवा भर्ती के लिए पहुंचे। अलग अलग जिलों से अब भी युवा पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के बदरवा के साथ ही पुंछ जिले के सुरनकोट में सेना के टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती चल रही है, और ये वो इलाके हैं जहां पर हाल ही में आतंकी वारदातें हुई हैं। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने सेना में भर्ती होने आए छात्रों से बात की। TV9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 119 आतंकी सक्रिय हैं, वहीं उनके खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं डोडा जिले में, जहां पर ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस पर पूरा देश गर्व करेगा, और ये करारा तमाचा है पाकिस्तान पर कि किस तरीके से भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर के युवा चल रहे हैं। ये तस्वीर है डोडा जिले के बदरवा की, जहां पर हजारों की तादाद में युवा पहुंचे हैं ताकि वो भारतीय सेना का हिस्सा बन सके। ये रैली जो है ये ना सिर्फ डोडा जिले में हो रही है बल्कि पुंछ के सुरनकोट इलाके में भी हो रही है। वहीं हजारों की तादाद में युवा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो भारतीय सेना का हिस्सा बन सके। ये सर जो आज ये भर्ती अटेंड की मैंने, ये मेरी 22 में भर्ती है। बहुत पहले से मेरी उम्र सर 25 ईयर है। बहुत बढ़िया, बहुत भर्तियाँ देखी है। चलो सर आज फिर रेस को क्वालिफाई किए, देखते हैं हम भगवान क्या करता है। सर वो तो बचेंगे ही नहीं फिर सर,
वो तो रहेंगे ही नहीं सर। जब हम सेना में चले जाएंगे तो हमारे गांव में भी पहले हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो आज तो एक भी नहीं है। जैसे कि रैली निकलती है, 2-2 4-4 बच्चे लग जाते हैं, तो वैसे वैसे कम होते जा रहे हैं। अब तो बिल्कुल ख़त्म ही है। अब तो J&K में दिख ही नहीं रहे कहीं खास, ऐसे 1-2 दिखते हैं। तो इनको भी हम अगर लग गए तो इनको भी हम उड़ा देंगे सर। हमारे दिल में बसती है, बचपन से हम सुनते आए हैं। हमारे घर से भी सेना में है, BSF में, आर्मी में है, तो बचपन से एक शौक था कि हम सेना में जाएंगे। पहले भी ट्राई मारा बट नहीं हो पाए, इस बार अभी क्वालिफाई करा, तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। हम गए, यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, रिटर्न अच्छा जाता है हमारा, क्वालिफाई होता है। दुश्मनों को हमारा एक ही ये है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। हमारे लिए तो हमें तो बचपन से ही कूट कूट के भरा है इंडियन आर्मी। जहाँ भी देखते हैं हमें सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम भी चाहते हैं, हम बचपन से ही चाहते हैं, जब से हम अकल में आई है 10-12 साल से, जब से हम स्कूल में जा रहे हैं, जब से हमने कहानियाँ सुनी है लोगों की, शहीद फ्रीडम फाइटर जो भी थे हमारे ये इंडियन आर्मी के, हम भी चाहते हैं कि हम भी देश के लिए कुछ करें।